This part will discuss quantum number m and quantum number s, that's magnetic quantum number and spin quantum number. This topic is very important for every competitive exam. So let us start the topic. तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर एंड विल सी लेटर ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप 11th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हमने क्या कहा था, यहां तक हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एजिमुथल क्वांटम नंबर को. तो हमने देखा था एक शेल में सब शेल्स होती हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इससे हम क्या निकालेंगे कि सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन दोज ऑर्बिटल्स. तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द ऑर्बिटल्स. यहाँ पे हमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट मिलता है. इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द ऑर्बिटल्स. तो किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं और m हमें बताएगा कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं. m tells us कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सब शेल. How many orbitals are present in a subshell? Orbitals are present in a subshell. Orbitals present in a subshell. मतलब कोई भी सबशेल आपके पास है तो उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे m से निकाल सकते हैं. तो m की जो वैल्यूज है, m कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l to 0 to +l. These are the values of m. m can take all possible values, means -l से लेके +l तक, ranging from -l 0 to +l. Now how can we determine the values of m? The values of m can be determined by the formula 2l plus 1. Values of m can be determined by the formula 2l plus 1. So m, we can say m can take 2l plus 1 values. Where l इसके लिए हमारे पास है सबशेल के लिए. तो यहाँ पे मैं कुछ सबशेल्स लिखूंगा. मेरे पास s p d f सबशेल है. वी नो इनके लिए जो l वैल्यू है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है 0 1 2 3, isn't it? तो therefore we can determine the number of orbitals in s सबशेल. तो अगर हम s सबशेल की बात करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे. तो इसमें 2l plus 1 ऑर्बिटल्स होंगे. तो for s subshell l is equal to 0, that is 2 into 0 plus 1, that means there is only one value possible. स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वैल्यू 0 से. तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू m के लिए होगा? तो m के लिए जो वैल्यू होगा that is 0. तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, that is 0. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास s सबशेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल कहते हैं. दिस ऑर्बिटल इज नोन एज s ऑर्बिटल. सो s ऑर्बिटल के लिए हमें याद रखना है कि m का वैल्यू जो है वो 0 होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 होगा. नाउ प्रोसीडिंग टू p सबशेल. p सबशेल की बात करेंगे. विल सी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ p सबशेल. तो अगेन विल यूज द फार्मूला 2l plus 1 फार्मूला लेंगे. तो 2l plus 1 मीन्स p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 है. तो दैट मीन्स 2 into 1 plus 1, दैट मीन्स 3 वैल्यूज आर पॉसिबल. इसका मतलब ये है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं. 3 वैल्यू मीन्स 3 ऑर्बिटल्स. तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये कौन से ऑर्बिटल होंगे? एक हमारा px ऑर्बिटल होगा, एक हमारा py ऑर्बिटल होगा और एक हमारा pz ऑर्बिटल होगा, isn't it? तो अगर 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये 3 वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो हमने देखा कि दे रेंज फ्रॉम +l to -l. तो देखो l का वैल्यू 1 है, तो +1 to -1, यहाँ पे +1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो. तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगे, +l to -l, +1 to -1, दैट मीन्स 1 0 एंड 1. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि pz ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटरली l का वैल्यू जो है pz ऑर्बिटल के लिए इट इज टेकन टू बी 0. तो इसके लिए m का वैल्यू 0 है. और इसके लिए m का वैल्यू क्या हो सकता है? m का वैल्यू हो सकता है या आपका +1 या -1. सिमिलरली इसके लिए m का वैल्यू हो सकता है +-1. सो बट दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि pz ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटरली pz ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू जो है दैट इज टेकन टू बी 0. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डी सबशेल की. डी सबशेल की बात करेंगे. अगर हम डी सबशेल की बात करेंगे तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l plus 1, दैट मीन्स 2 into 2 plus 1, दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल्स. तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, isn't it? तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होंगे. तो ये 5 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे इनका डिस्कशन करेंगे.
तो इनके वैल्यूज क्या होंगे? हमने देखा कि वैल्यू कहाँ से रेंज होता है, प्लस एल 0 to माइनस एल, इजंट इट? ये वैल्यूज रेंज होती है। तो प्लस एल डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 2 है, मतलब प्लस 2 से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास प्लस 2, उसके बाद प्लस 1, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद माइनस 2, मतलब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर द ऑर्बिटल्स। हमारे पास ऑर्बिटल होगा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, dx square y square and dz square. These are the orbitals. तो इनके लिए अगर हम m का वैल्यू देखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल है इसके लिए m का वैल्यू है 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. m का वैल्यू 0 होता है फॉर dz स्क्वायर ऑर्बिटल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. m के लिए वैल्यू होता है m is equal to 0 for dz स्क्वायर ऑर्बिटल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है. तो इनके लिए वैल्यूज रेंज होंगे फ्रॉम -2 +1 -1 +2, डिपेंडिंग अपॉन कैसे इनकी स्प्लिटिंग होगी, वो बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है एफ सबशेल. तो अगर एफ सबशेल की बात करेंगे, इसके लिए एल का वैल्यू 3 है, सो 2 × 3 + 1 दैट मीन्स 7 ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे आपको 7 ऑर्बिटल्स कहते हैं. इन एफ ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है दैट्स मच डिफ्यूज्ड शेप. अभी हम इनकी शेप्स भी डिस्कस करेंगे इन ऑर्बिटल्स की. तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. तो आगे चलते हैं इस डिस्कशन को. तो हमने देखा था कि एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं. तो एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमने देखा एक ही एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है. पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, दे आर 3 इन नंबर. तो डी ऑर्बिटल्स की बात होगी तो हमने देखा डी ऑर्बिटल्स आर 5 इन नंबर एंड एफ ऑर्बिटल की बात होगी दे आर 7 इन नंबर. ये बात हमने देखी. तो ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप जो होती है इट इज सफारिकली सिमेट्रिकल. शेप की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एस ऑर्बिटल्स आर सफारिकली सिमेट्रिकल. बाय सफारिकली सिमेट्रिकल वी मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो इस एस ऑर्बिटल में. स्फीयर जो हमारे पास होता है, स्फीयर में किसी भी रीजन पे आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हो. सो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल. लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डम्बल इन शेप. पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है दैट इज डम्बल इन शेप. लेकिन हमारे पास कितने पी ऑर्बिटल्स हैं? 3 पी ऑर्बिटल्स हैं. ये पी ऑर्बिटल्स हमने कैसे डिजिग्नेट किए? वी हैव पी एक्स ऑर्बिटल, वी हैव पी जेड वाई ऑर्बिटल एंड वी हैव पी जेड ऑर्बिटल. तो अगर मैं इनकी शेप बनाऊंगा, लेट अस से कि यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल है. तो पी एक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके जो लोब्स है दैट लाई इन द एक्स एक्सिस. लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है. लेट अस से दिस इज जेड एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इजंट इट? तो अगर हम यहाँ पे नोडल प्लान की, दिस इज द नोड, इसको इस चीज को नोड कहते हैं. तो पी ऑर्बिटल की शेप एक बार मैं यहाँ पे फिर बनाऊंगा. ये हमारे पास डम्बल शेप है और इंटरसेक्ट करते हैं इस पोजीशन पे, इसको नोड कहते हैं. नोड वो रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी मिनिमम और इट इज 0. तो इस चीज को मैंने अलग एक लेक्चर में डिस्कस किया है, दैट्स हाउ टू फाइंड नोडल प्लानर्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन अ गिवन ऑर्बिटल. इसको मैंने अलग से डिटेल में डिस्कस किया है. तो देखो, अगर मैं कहूँगा ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, तो इस पी ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहाँ पे है? नोडल प्लेन अगर फाइंड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नोडल प्लेन कहाँ होगा? तो बस बेसिकली एक ट्रिक बताऊंगा. यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल होगा उसके जो और 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पे नोडल प्लेन होगा. मतलब दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, तो वाई और जेड में नोडल प्लेन होगा. तो इसका जो नोडल प्लेन होगा, इसका जो नोडल प्लेन होगा कहाँ पे होगा? इसका नोडल प्लेन जो होगा दैट लाइज इन वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन में इसका नोडल प्लेन होगा. तो पी वाई की बात करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रा करूंगा. लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. So if this orbital lies in the, if the lobes lie in the y direction, then it is called a py orbital. अगर यहाँ पे आपको नोडल प्लेन देखना है तो y की बात हो रही है, नोडल प्लेन विल बी इन z एंड x एक्सिस. तो नोडल प्लेन कहाँ पे होगा? xz प्लेन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपको पूछेगा कि इस ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहाँ पे लगता है, तो नोडल प्लेन इसका लगता है एक्स डायरेक्शन में. pz की बात करूंगा, मतलब हमारा जो ऑर्बिटल है दैट लाइज इन द z डायरेक्शन. दिस इज x, this is z direction and this is y direction.
तो यहाँ पे अगर देखेंगे नोडल प्लेन कहाँ पे आता है, इट्स इन एक्स वाई डायरेक्शन, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, तो नोडल प्लेन इज इन एक्स वाई प्लेन। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करेंगे दे आर 5 इन नंबर। डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे दे आर 5 इन नंबर, एक्चुअली दे आर 6 इन नंबर, एक्चुअली दे आर 6, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे रिड्यूस होके 5 बनता है, इजंट इट। तो दे आर 5 इन नंबर डी ऑर्बिटल्स। हमने देखा डी और इसके लिए हमने देखा पी जेड ऑर्बिटल के लिए हमने देखा m का वैल्यू इट्स इक्वल टू 0। s ऑर्बिटल के लिए भी हमने देखा m इज इक्वल टू 0। डी ऑर्बिटल्स की तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल जो है दे आर 5 नंबर, इजंट इट। हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से हैं? हमारे पास डी एक्स वाई है, हमारे पास डी एक्स जेड है, और हमारे पास डी वाई जेड है, हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो इनकी शेप्स थोड़ा सा बनाते हैं। तो लेट मी से हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट अस से दिस इज जेड एक्सिस। डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है? बेसिकली जिसके लोब्स होंगे इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर आपके ऑर्बिटल के लोब्स इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है, देखो इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, in between x and y axis, if the lobes lie in between two lobes because x y है, तो if the lobes lie between x and y axis then it's called then it's called a dxy orbital। मतलब dxy orbital कैसे याद रखेंगे? जिसके lobes होंगे in between x and y axis। तो let us say यहाँ पे मैं एक और ऑर्बिटल बनाऊंगा dxz। तो let us say this is x and this is z। तो dxz ऑर्बिटल कौन सा होगा? जिसके lobes होंगे in between x and z axis। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, in between x and z axis। और डी वाई जेड क्या होगा? लेट अस से ये y है और ये z है, तो जिसके लोब्स होंगे इन बिटवीन y एंड z एक्सिस उसको कहते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल, इजंट इट? तो व्हाट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल? लेट अस से कि दिस इज x एंड दिस इज y। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जिसके लोब्स होंगे ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस। मतलब स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है ऑन द एक्सिस, ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कौन सा होगा? जिसके लोबस ऑनली होंगे ऑन द जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे सिर्फ लोबस होंगे ऑन द जेड एक्सिस, मतलब टू लोब्स ऑन द जेड एक्सिस। इसको कहते हैं डेफिनेट शेप। तो हमने देखा इसके लिए m का वैल्यू होगा दैट इज 0, इनके लिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इजंट इट? तो इसके लिए m का वैल्यू 0 होता है, ऑर्बिटरली इट इज टेकन टू बी 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे नोडल प्लेन्स की, इनके नोडल प्लेन्स कहाँ कहाँ पे होंगे? नोडल प्लेन्स की बात करेंगे, डी एक्स वाई का नोडल प्लेन अगर हम देखेंगे, इसका नोडल प्लेन होगा एक्स जेड में और इसका नोडल प्लेन होगा वाई जेड में। मतलब यहाँ पे दो नोडल प्लेन आपको मिलेंगे, यू कैन सी एक नोडल प्लेन इस ऑर्बिटल का, एक नोडल प्लेन इस ऑर्बिटल का। सो द नोडल प्लेन्स कैन बी फाउंड इन एक्स जेड एंड वाई जेड डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स जेड एंड वाई जेड डायरेक्शन में पाए जाते हैं। देखो कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपका जेड नहीं है तो नोडल प्लेन वहां होगा जहां एक्स जेड के साथ मिलेगा, मतलब मिलेगा, और वाई जेड के साथ मिलेगा, सॉरी, जहां एक्स जेड के साथ मिलेगा और वाई जेड के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नोडल प्लेन, तो यहाँ पे आपको जेड दिया गया है और एक्स दिया गया है, मतलब कौन सी टर्म नहीं दी गई है? वाई नहीं दिया गया है। तो इसको वाई के साथ मिला मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में, इसको वाई के साथ मिला मतलब वाई जेड डायरेक्शन में नोडल प्लेन होगा। तो यहाँ पे आपका एक्स नहीं है, मतलब एक्स वाई के डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स जेड के डायरेक्शन में मिलेगा, इजंट इट? तो बहुत ही इजी है। अब इसका नोडल प्लेन अगर आप देखोगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का नोडल प्लेन अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको नोडल प्लेन कहाँ पे मिलेगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर हम डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पे नो नोडल प्लेन होता है, इट हैज अ रिंग अराउंड द लोब। यहाँ पे रिंग होती है अराउंड द लोब, hence it has no nodal plane, no nodal plane, no nodal plane. So this is very important for the shape of d orbital। तो f ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इस लेवल पे हमें f ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस नहीं करनी है। व्हाई? बिकॉज f ऑर्बिटल्स की शेप जो होते हैं दे हैव मच डिफ्यूज्ड शेप, दे हैव मच डिफ्यूज्ड शेप। तो f ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है दैट्स मच डिफ्यूज्ड शेप। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इससे आगे हम जाएंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल लिया, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0, m का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू +1 है, तो यहाँ पे m का वैल्यू -1 है, यहाँ पे m का वैल्यू +2 है, यहाँ पे m का वैल्यू -2, इजंट इट? यहाँ पे m का वैल्यू -2। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास एक डी ऑर्बिटल है, तो इस डी ऑर्बिटल में m की कितने वैल्यूज है? 5 वैल्यूज।
These d orbitals they are degenerate. Degenerate क्या होता है अभी इसका डिस्कशन करेंगे. तो अगर मैं इनको इन मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा मतलब V0 स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड. सो मैं कहूंगा इन मैग्नेटिक फील्ड d ऑर्बिटल जो होते हैं दे स्प्लिट. d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये जो स्प्लिटिंग होती है दिस इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट. Splitting of d orbitals in the magnetic field in presence of magnetic field, it is known as Zeeman effect. Zeeman effect. So what is Zeeman effect? Zeeman effect is splitting of d orbitals in presence of magnetic field. तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, these d orbitals they split and this is known as, they split into this and this is known as Zeeman effect. तो let me draw a clear diagram over here. एक और डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ये मेरे पास m का वैल्यू 0 है और ये मेरे पास m का वैल्यू +1 है, ये +2 है. सो दिस इज +1, दिस इज +2. मतलब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, इजंट इट? तो इसकी वजह से कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी? यू कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज अबव, नेगेटिव वैल्यूज बिलो, इट डिपेंड्स, बट यूजुअली हम पॉजिटिव को नीचे लेते हैं यहाँ पे. तो क्या होगा, दीज लाइन्स विल स्प्लिट. तो कैसे स्प्लिट हो जाएंगी, मतलब ये वाली लाइन ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे स्प्लिट हो जाएगी. सी यू कैन सी हाउ दे स्प्लिट. यहाँ पे आपका m का वैल्यू +1 आएगा, यहाँ पे m का वैल्यू +2 आएगा, यहाँ पे m का वैल्यू -1 आएगा, यहाँ पे m का वैल्यू -2 आएगा. सो दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इट्स कॉल्ड Zeeman effect. सो स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड Zeeman effect. So similarly, ये जो d orbitals हैं, they can split also in presence of electric field. Splitting can also take place. Splitting can also take place in presence of electric field, in presence of electric field, in presence of E0 बोले तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ से वेक्टर भी लगा सकते हो. तो अगर स्प्लिटिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो याद कैसे रखोगे एग्जाम में, आपको ऑलरेडी प्रेशर होता है, याद कैसे रखोगे? तो देखो Zeeman. तो Zeeman कहाँ याद आपको रहेगा कि Zeeman इज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Zeeman के केस में m आता है, m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. तो बस यहाँ से पकड़ना, Zeeman मीन्स Zeeman में m आता है, m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. उसका उल्टा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट्स कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. क्लियर? तो यहाँ तक बात क्लियर होगी ना. द क्वेश्चन इज, हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं. या उससे पहले देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. टर्म डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल which have same energy, they are called degenerate orbitals. Same subshell in absence of magnetic field. Orbitals of same subshell in absence of magnetic field. Why not in presence? Because in presence splitting होगी. In absence of magnetic field, they are called, they possess same energy. They possess same energy. Hence they are called degenerate orbitals. इसलिए इनको कहते हैं degenerate orbitals. So what are degenerate orbitals? किसी भी सबशेल के orbitals, same subshell के orbitals in absence of magnetic field, they possess same energy. That's why they are called degenerate orbitals. So for example, 2p और सबशेल के 2p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल है? px, py, pz. So these have all same energy. These have all same energy. So these three are degenerate. Similarly 3d सबशेल के ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे 5 होंगे आपको, isn't it? So these 5 orbitals they will be like this. ये जो 5 orbitals हैं ये आपके पास ऐसे होंगे, 0 +1 +2 -1 -2. तो इनको कहेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. क्लियर? तो इस सेम शेल का मतलब क्या है यहाँ पे? इस सेम शेल का मतलब है कि अगर आपके पास 2px है और 3px है, 3py है और 4pz है, दीज आर नॉट डिजेनरेट. ये डिजेनरेट नहीं हो सकते, नॉट डिजेनरेट. वाई? बिकॉज ये सेम सब शेल के नहीं है. सो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? पोजेसेस सेम एनर्जी.
तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्बिटल को, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्बिटल को डिजेनरेट ऑर्बिटल कहना। नंबर फर्स्ट, दे शुड बी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल in absence of magnetic field and they should possess same energy, so this thing is important। अब उसके बाद हम देखेंगे ये जो ऑर्बिटल्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर लिखेंगे, वर्ड मैक्सिमम इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। कोई भी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। अकोमोडेट, तो कोई भी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू कोई भी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, दैट्स इक्वल टू 2। सो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल अगर आपके पास होगा दैट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल अगर आपके पास होगा दैट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल आपके पास होगा दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको पी एक्स ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, 2। पी वाई ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, 2। पी जेड कितने अकोमोडेट करेगा, 2। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉनों को अकोमोडेट करेगा, 2। सिमिलरली 5d ऑर्बिटल्स ईच वन कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी ऑर्बिटल अगर हमारे पास होगा, ठीक है, दैट ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। एक बार वापस जाएंगे अपने कंसेप्ट पे। हमने देखा क्या था कि हमारे पास शेल्स हैं, इन शेल्स में हमारे पास सब शेल्स होंगे, तो इन शेल्स में हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमने देखा था शेल्स हमारे पास के है, एल है, एम है, एन है, इजंट इट? ओ पी क्यू आर लाइक दैट। तो हमने देखा था कि के शेल में कितने सब शेल्स होंगे। यहाँ पे इसका वैल्यू एन का वैल्यू, एन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज शेल 1 2 3 4। तो हमने देखा था कि किसी शेल में कितने सब शेल्स होंगे, दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इसमें एक ही सब शेल होगा, दैट्स एस सब शेल। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब इसमें 2 सब शेल्स होंगे, एस एंड पी। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब इसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस पी डी। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसमें होगा एस पी डी एफ। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल दैट्स इक्वल टू एन स्क्वायर। तो देखो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दैट्स 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो एस और एस सब शेल कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, दैट इज एस ऑर्बिटल। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास कौन सी शेल है, सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अगर हम सेकंड शेल में देखेंगे, सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 4 ऑर्बिटल्स। तो कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, एक एस ऑर्बिटल होगा और हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इजंट इट? मतलब वी कैन ड्रॉ देम लाइक दिस। ये 3 ऑर्बिटल्स, ये एक एस ऑर्बिटल। तो हमारे पास एम शेल के लिए एन का वैल्यू 3 है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर। 3 square means 9. 9 orbitals means you can have one s orbital, 3 p orbitals, and we can have 5d orbitals. So you can count 5, 3, 8 plus 1, that's 9. So these are d orbitals. Similarly, n shell के लिए shell number 4 है, तो number of orbitals अगर देखेंगे, orbitals इस shell में कितने हैं, that's equal to n square. n square means 4 square. 4 square means 16. So let us check. एक होगा s subshell, उसके बाद होंगे 3 p subshells, you can see over here। उसके बाद होंगे, सॉरी, एक होगा s ऑर्बिटल, उसके बाद 3 p ऑर्बिटल, उसके बाद 5d ऑर्बिटल्स, isn't it? तो उसके बाद हमारे पास 7f ऑर्बिटल्स होंगे, 7f ऑर्बिटल्स होंगे। नाउ यू कैन काउंट 7 plus 5 12 plus 3 15 and 1 16। so this is very important। थोड़ा सा इनका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, that's very important। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, तो दिस थिंग विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैन शेल में लिखूंगा, यहाँ पे मैन शेल है, मतलब पहले मैं मैन शेल को यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे सब शेल को लिखूंगा, सब शेल को, उसके बाद यहाँ पे ऑर्बिटल को लिखूंगा, ऑर्बिटल को ड्रा करूंगा। तो पहली जो शेल मेरे पास है, दैट्स 1s सब शेल, इजंट इट? मतलब के शेल। पहला जो डिस्कशन होगा दैट इज के शेल। फर्स्ट शेल की बात करूंगा, फर्स्ट शेल दैट्स के शेल, मतलब के शेल की बात करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे की शेल की बात करूँ, तो की शेल की अगर बात करूंगा, इसके लिए मेरे पास n इज इक्वल टू 1, इसके लिए मेरे पास n इज इक्वल टू 1।
पता है इसमें कितनी सब शेल्स होंगे? के शेल में जितना नंबर n का होगा उतनी सब शेल्स होंगे, मतलब यहाँ पे सब शेल्स भी 1 होगा, मतलब सब शेल भी यहाँ पे 1 ही होगा, इजंट इट? तो सब शेल भी यहाँ पे 1 होगा, दैट्स 1 एस सब शेल, इजंट इट? तो यहाँ पे एक ही सब शेल मिलेगा आपको, दैट्स 1 एस सब शेल। उसके बाद ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 स्क्वायर, दैट्स ओनली 1 ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? दैट्स 1 एस ऑर्बिटल। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इस बात को क्लियरिफाई किया। ना लेट अस से कि हमारे पास सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल की बात करेंगे। सेकंड शेल में फॉर एग्जांपल हमारे पास एल शेल है, तो बेसिकली एल शेल का क्वांटम नंबर जो है, एल शेल में अगर हम देखेंगे सब शेल्स कितनी हैं, तो एल शेल के लिए हमारे पास एन का जो वैल्यू है एन इज इक्वल टू 2। सो एन अगर 2 है, कितनी सब शेल्स होंगी? 2 सब शेल्स होंगी। एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। कौन कौन सी सब शेल होगी? एक होगी 2s और एक होगा 2p, इजंट इट? एक होगी 2s, एक होगा 2p। इस 2s के लिए l का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसके लिए l का क्या वैल्यू होगा? l का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे भी l का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे लिए m का वैल्यू क्या होगा? ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू डिफाइन करते हैं, 0 होगा। तो देखो 2s अगर हमारे पास है तो हमें देखना है 2s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। पता मुझे s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल होगा, इसके लिए m का वैल्यू 0 होगा। तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक हमारा ये हो सकता है, एक हमारा pz हो सकता है, एक हमारा px हो सकता है, एक py हो सकता है। इसके लिए m का वैल्यू कितना है? 0। इसके लिए प्लस माइनस 1 और इसके लिए भी प्लस माइनस 1। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रा देम, इजंट इट? तो सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड शेल है, लेट अस टेक द केस ऑफ थर्ड शेल। थर्ड शेल को भी इंक्लूड करेंगे। थर्ड शेल मतलब कि एल एम शेल। तो एम शेल के लिए n का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 3। n अगर 3 है तो कितनी सब शेल्स हो सकते हैं? 3 सब शेल्स। कौन कौन सी सब शेल हो सकती है? एक होगी हमारी s सब शेल, एक होगा हमारा p सब शेल और एक होगी हमारी d सब शेल, इजंट इट? s के लिए वैल्यू ऑफ l कितना होगा? 0। p के लिए वैल्यू ऑफ l कितना होगा? 1। d के लिए वैल्यू ऑफ l कितना होगा? 2, इजंट इट? अब देखो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? एक ही ऑर्बिटल। तो वो कौन सा ऑर्बिटल है? दैट्स s ऑर्बिटल। तो बताओ मुझे इस s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू कितना होगा? 0। तो p के लिए अगर ऑर्बिटल्स ड्रा करेंगे तो वी कैन हैव 3p ऑर्बिटल्स, इजंट इट? तो एक हमारा pz होगा, एक हमारा py होगा, एक हमारा px होगा। इसके लिए m का वैल्यू कितना होगा? 0। इसके लिए प्लस माइनस 1 और इसके लिए प्लस माइनस 2। सिमिलरली डी सब शेल जो है, इसके लिए अगर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाऊंगा। इसके लिए अगर हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 2l प्लस 1। देखो कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? तो n इज इक्वल टू 3, 3 3 आर 9। तो एक ऑर्बिटल यहाँ से आया, 3 यहाँ से आए, 5 ऑर्बिटल और होंगे। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, दे कैन बी लाइक दिस। हमारी जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, दे विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इजंट इट? ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक होगा dz स्क्वायर। इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा? 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होगा हमारे पास dz स्क्वायर के बाद dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं 3d की बात कर रहा हूँ, इजंट इट? दिस विल बी 3d x स्क्वायर y स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसके लिए जो m का वैल्यू होगा, दैट्स प्लस माइनस 2। तो उसके बाद हमारे पास जो होगा, दैट इज dxz dYz या dzx लिखो, एक ही बात है, dyz एंड dxy। तो इसके लिए m का वैल्यू जो है, दैट्स प्लस माइनस 1। इसके लिए जो m का वैल्यू है, दैट्स प्लस माइनस 1 और इसके लिए m का वैल्यू जो है, दैट्स प्लस माइनस 2। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम है। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो व्हाट इज दैट इम्पॉर्टेंट थिंग? दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगेन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हम कह सकेंगे जो हमारे पास px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल्स है, दे आर हैविंग सेम एनर्जी। सिंस 3 ऑर्बिटल है, इसको कहते हैं, सिंस 3 ऑर्बिटल्स है तो इसको कहते हैं थ्री फोल्ड डिजेनरेसी। इसको कहते हैं थ्री फोल्ड डिजेनरेसी, और दीज ऑर्बिटल्स आर थ्री फोल्ड डिजेनरेट। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तब आप पार्टिकल इन बॉक्स में इसको डिस्कस करेंगे, थ्री फोल्ड डिजेनरेट, फोर फोल्ड डिजेनरेट, फाइव फोल्ड डिजेनरेट।
तो सिमिलरली हमारे पास d ऑर्बिटल्स जो हैं, कितने d ऑर्बिटल्स हैं? 5d ऑर्बिटल्स। तो हम कहेंगे ये जो 5d ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, तो इनको कहेंगे 5-fold डिजेनरेट, 5-fold डिजेनरेट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द ऑर्बिटल इज 5-fold डिजेनरेट, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। हमारे पास जो f ऑर्बिटल्स हैं अभी तक पूछा नहीं गया, दे आर 7-fold डिजेनरेट, दे आर 7-fold डिजेनरेट। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स लेक्स डिजेनरेसी, तो s ऑर्बिटल लेक्स डिजेनरेसी, इजंट इट। तो ये हमने डिस्कस किया, पूरा डिस्कस किया किसका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शिफ्टन क्वांटम नंबर का, द लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज शिफ्टन क्वांटम नंबर। शिफ्टन क्वांटम नंबर जो है ये हमें गोल्डस्मिथ ने दिया था, दिस वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ भाई साहब ने दिया था ये शिफ्टन क्वांटम नंबर। गोल्डस्मिथ, it is not Smith, it is Smith. Let me write it again. Goldsmith. Smith, it is written like this. गोल्डस्मिथ ने दिया था। तो ये जो क्वांटम नंबर है इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये डिजिग्नेट क्या करता है? ये डिजिग्नेट करता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल है, the electron revolves around the shell. So there are two possible rotations that an electron can take place. Either it can rotate clockwise or it can rotate anti-clockwise. तो अगर ये clockwise rotate करता है, we can take s का वैल्यू प्लस हाफ। अगर anti-clockwise rotate करता है, s का वैल्यू माइनस हाफ। तो s की जो वैल्यूज होंगे, there are only two values, that is plus minus half. s की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, that's only two, that's plus minus half. तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? यहाँ से हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली फार्मूला निकाल सकते हैं। स्पिन ओनली फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली फार्मूला। सो इस किसके बराबर होता है? रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 h क्रॉस। सो व्हाट इज दिस h क्रॉस? इट इज h ओवर 2 पाई, s इंटू s प्लस 1 h ओवर 2 पाई। सो ये जो बात है, दिस इज स्पिन ओनली फार्मूला। कैसे निकालते हैं इसको? और मॉडिफाई करेंगे हम, वहां से हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। लेकिन d एंड f में यहाँ तक ये बात क्लियर है। उसके बाद हम एक और चीज स्पिन क्वांटम नंबर से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू s प्लस 1। यहाँ पे जो है s है, दिस इज टोटल स्पिन, टोटल स्पिन, ये टोटल स्पिन होता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड एलॉबरेट दिस स्टेटमेंट। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p2, मतलब दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद एक p ऑर्बिटल हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1-2 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन करते हैं। so दिस इज 2s, दिस इज 2p। यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो एक्साइट करने के बाद हमारे पास नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, दैट विल बी नोन एज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So this is 1s, this is 2s, this is 2p। अब हमने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाई, इसका भी रीजन है, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हाल फिलहाल हम यही बात याद रखेंगे कि हमने इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाई और इस एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें इसका s निकालना है। तो स्पिन अगर निकालोगे, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है इसका स्पिन प्लस हाफ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे है इसका स्पिन माइनस हाफ है, मतलब 1s ऑर्बिटल के लिए स्पिन 0 होगा। तो जिनका ऊपर है इसको प्लस हाफ लेते हैं। तो देखो इसका प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 फॉर दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 4/2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 2। सो ये जो टोटल स्पिन है, इट कम्स आउट टू बी 2। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 इज 2 into 2 plus 1, दैट इज 5। तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल पे ये जो मैंने आपको बातें बताई, यही फिर टर्म सिंबल्स की फॉर्म में आपके एग्जामिनेशन लाइक गेट एंड नेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 निकाला। अब ये इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ पे लाई करते हैं? इसकी जो इंपॉर्टेंस है
वो हमें कार्बीन में भी दिखते हैं जब हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन को डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन को डिस्कस करूंगा। कार्बीन क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड से एक कार्बीन है। तो अगर मैं इनको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन लिखूंगा तो मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे ऑर्बिटल है, यहाँ पे ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब कार्बन के पास 2 और ऑर्बिटल्स होंगे बिकॉज इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो अगर इन दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अगर आप टोटल स्पिन s निकालोगे दैट विल बी हाफ प्लस हाफ, इजंट इट? तो दैट विल बी इक्वल 2/2, दैट्स 1। तो यहाँ पे अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे दिस इज 2s + 1, 2s + 1 is 2 into 1 + 1, that is 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम्स आउट टू बी 3, देयरफॉर इस कार्बीन को कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। इस कार्बीन को कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन, मतलब इसका रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेट अस से कि ये सिंगलेट कार्बीन है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। यहाँ पे ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दिस इज द बॉन्डेड टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। लेट अस सपोज कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रिसाइड करेंगे। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में रिसाइड करेंगे, s निकालो, इसका ऊपर हाफ, इसका नीचे हाफ, मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ। सो दिस विल कम आउट टू बी 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2s + 1, 2 into 0 + 1, दैट्स 1। तो इसको कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। तो व्हाट इज सिंगलेट कार्बीन? जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, सिंगलेट कार्बीन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। सिंगलेट कार्बीन किसे कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन किसे कहते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे, इन कार्बीन का डिस्कशन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बने रहो मेरे साथ, GOC में मिलते हैं, इनका डिस्कशन होगा। बट हाल फिलहाल मैंने आपको समझाया कि सिंगलेट किसे बोलते हैं,